नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग मुख्य सेविका परीक्षा जो 24 सितंबर को आयोजित की गई है, उसके लिए हमने संपूर्ण पाठ्यक्रम को खत्म किया। हमने प्रैक्टिस सेट के माध्यम से भी अपनी तैयारी को परिपूर्णता दिया। एक दो प्रैक्टिस सेट और आएंगे। 3 दिन का समय है आपके पास। आज पूरे सिलेबस को एक सूत्र में बांटते हुए और उसके बाद जो भी प्रश्न सिलेबस से जुड़ा हुआ है लिंक करके या परीक्षा में यूपीएससी के द्वारा पूछा गया है, उसको भी इस सिलेबस में बांटते हुए हम दो मैराथन कक्षा लेकर आएंगे। आज हमारी पहली मैराथन कक्षा है। इसमें हम लगभग 15 से 20 टॉपिक को समझेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं 24 सितंबर 2023 महा मैराथन क्लास 1। हम लोग मुख्य सेविका परीक्षा महत्वपूर्ण टॉपिक मैराथन क्लास में बात करेंगे बाल श्रमिक की, ट्रांसजेंडर के अधिकार की, सरगेसी विनियम 2022 की, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की, एंजाइम क्या होता है, कैपुट सक्सेडेनियम क्या होता है, पोषण से संबंधित जानकारी को भी रखेंगे कक्षा में, कोरोना वायरस, विश्व जनसंख्या रिपोर्ट, रोग, कवक, जीवाणु और विषाणु। आइए एक एक करके हम बात करते हैं। बाल श्रमिक किसे कहते हैं पूछा जाता है। तो 14 साल की आयु के बच्चों से जब खेतों, कारखानों, मिलों, खानों एवं औद्योगिक संस्थाओं में काम लिया जाता है तो बाल श्रमिक कहलाते हैं। 14 साल की आयु से कम। भारत में बाल श्रमिकों में दिन व दिन बढ़ोतरी होने का मुख्य कारण गरीबी है। गरीबी के कारण ही कुछ बालकों को अपनी शिक्षा छोड़कर कालीन बुनने, होटलों में बर्तन साफ करने, चूड़ी कारखानों में काम करने, कारों की सफाई, मरम्मत करने, घरेलू कार्यों को करते देखा जा सकता है, जो इनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। उनका शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास अवरुद्ध होता है। बाल श्रमिकों की इस शोचनीय स्थिति को देखते हुए उनकी स्थिति में सुधार के लिए सरकारी तथा स्वयंसेवी संस्थाओं के स्तर पर अनेक प्रयास किए गए हैं। दूसरा टॉपिक देखिए, पूछे जाने की बहुत ही ज्यादा संभावना है, ट्रांसजेंडर के अधिकार। ट्रांसजेंडर के क्या क्या अधिकार है? तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 19 और 21 5 अधिकारों की बात कर रहा है। अनुच्छेद 14, 15, 16, 19 और 21 के तहत प्राप्त संवैधानिक अधिकार है। नालसा बनाम भारत संघ 2014 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर के अधिकारों को मान्यता दी है। प्रश्न पूछेगा कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों को मान्यता कब मिली है, किस वाद में? नालसा बनाम भारत संघवाद 2014 में। अगला मामला आया नवजीत सिंह जोहर बनाम भारत संघ 2018 मामले में समलैंगिक विवाह को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया। 2018 के पहले जब तक ये इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला नहीं सुनाया था तो ट्रांसजेंडर विवाह क्या माना जाता था? अवैधानिक माना जाता था, अपराध की श्रेणी में माना जाता था। लेकिन नवतेज सिंह जोहर बनाम भारत संघ 2018 का मामला आया जिसने समलैंगिक विवाह को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 ट्रांसजेंडर को परिभाषित करता है और उनके अधिकारों को सूचीबद्ध करता है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का अधिनियम कब आया था? 2019, जो ट्रांसजेंडर को परिभाषित करेगा और उनके अधिकारों को सूचीबद्ध करता है। ट्रांसजेंडर के सामने आने वाली चुनौतियां शिक्षा, रोजगार की कमी, HIV प्रसार, हिंसा की चपेट में आना आदि है। उपाय क्या है? आजीविका के वैकल्पिक साधन, लैंगिक रूप से तटस्थ यौन उत्पीड़न निवारण तंत्र, स्वास्थ्य और शिक्षा के पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध कराना। ये रही ट्रांसजेंडर के अधिकार और उनसे जुड़े जो वाद आए हैं उनसे जुड़ी कक्षा। अधिनियम 2022, सेरोगेसी विनियम या नियम 2022 क्या कहता है? ये सेरोगेसी अधिनियम 2021 के तहत जारी किए गए हैं। सेरोगेसी को परिभाषित करते हैं और वाणिज्यिक सेरोगेसी को प्रतिबंधित करते हैं। सेरोगेसी मतलब हम दूसरे के बच्चों को, कोई महिला जब कोख में पालती है तो उसको सेरोगेसी कहा जाता है। तो इस अधिनियम को अपवर्जन प्रवृत्ति को देखा जा रहा है क्योंकि यह केवल कानूनी रूप से विवाहित दंपति हुई सेरोगेसी का चयन करने की अनुमति देता है। यह जो हमारा नियम है, जो विवाहित दंपति हैं उनको ही केवल सेरोगेसी के लिए अनुमति देता है। देविका विश्वास, ये मामला आया था देविका विश्वास बनाम भारत संघ मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रजनन का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक अनिवार्य पहलू है। प्रश्न पूछ देगा कि किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि प्रजनन का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन जीने के अधिकार का अनिवार्य पहलू है? तो देविका विश्वास बनाम भारत संघ मामला। इस अधिनियम के तहत वंध्यता की परिभाषा को
को प्रतिबंधात्मक है। आईवीएफ उपचार के लिए समय सीमा को रद्द करना, जैसा कि अधिनियम में उल्लेख किया गया है, कानून को और अधिक प्रगतिशील बनाता है। अब इसी में आता है कि जो गर्भ होगा उसका चिकित्सकीय समापन की अवधि क्या होगी। तो जो गर्भ चिकित्सकीय समापन संशोधन अधिनियम 2021 है, इसमें गर्भावधि के 24 हफ्ते से अधिक होने पर भी गर्भ के समापन की अनुमति प्रदान करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है कई परीक्षाओं में कि जो गर्भ चिकित्सकीय समापन अधिनियम 2021 है उसमें गर्भाधान को कब कितने हफ्ते के बाद भी उसको समाप्त करने का प्रावधान है। तो 24 हफ्ते से अधिक का भी गर्भ हो जाएगा तो उसके समापन की अनुमति प्रदान करता है। एमटीपी अधिनियम को लागू करने में चुनौतियां हैं। योग्य डॉक्टरों और स्वास्थ्य अवसंरचना, धार्मिक विरोध, सामाजिक कलंक, कानून के संबंध में जागरूकता की कमी। उपाय क्या है? धर्मगुरुओं को गंभीर बनाना, लोगों को मानव जीवन के महत्व का एहसास कराना, परिवार नियोजन में दंपतियों की सहायता के लिए पारिवारिक जीवन संबंधी शिक्षा देना। शिक्षा मुख्य क्या की है? स्वास्थ्य जो रिपोर्ट है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है, उसके क्या उद्देश्य, क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, ये भी पूछा जाएगा। तो इसलिए इसको भी हम लोग समाहित किए हैं इस कक्षा में। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या क्या है? नीति में जन स्वास्थ्य व्यय को समयबद्ध ढंग से जीडीपी का 2.5% तक बढ़ाना है। जो स्वास्थ्य में खर्च होगा वो कुल जीडीपी का कितना करना है? 2.5% तक करने का वादा है 2017 की जो स्वास्थ्य नीति हम लोगों की आई है। वर्तमान में जीडीपी का यह 1.04% है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को 67 वर्ष से बढ़ाकर 2025 तक 70 वर्ष तक करना है। इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं बहुत महत्वपूर्ण है। 2022 तक प्रमुख वर्गों में रोगों की व्याप्तता तथा इसके रुझान को मापने के लिए विकलांगता समायोजित आयु वर्ग सूचकांक की नियमित निगरानी करना है। 2025 तक राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तर पर कुल प्रजनन दर 2.1% पर लाना है। हमारा क्या एम है कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट मतलब एक दंपति के द्वारा जो होगा वह 2.1 जनन दर को लाना है, प्रजनन दर को लाना है 2025 तक। 2025 तक 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु दर को कम करके 23 करना है तथा MMR के वर्तमान स्तर को 2020 तक घटाकर 100 करना है। नवजात शिशु मृत्यु दर को घटाकर 16 करना है। मृत जन्म लेने वाले बच्चों की दर को 2025 तक घटाकर 1 अंक में लाना है। यह आंकड़े हैं, इनमें से पूछे जाने की बहुत संभावना है। वर्ष 2020 के वैश्विक लक्ष्य को प्राप्त करना, जिसे HIV एड्स के लिए 90% के लक्ष्य के रूप में परिभाषित किया गया है। अर्थात HIV पीड़ित सभी 90% लोग अपनी HIV की स्थिति के बारे में जानते हैं। सभी 90% HIV के संक्रमण से पीड़ित लोग अस्थायी एंटी रोट्रोवायरल चिकित्सा प्राप्त करते हैं तथा एंटी रोट्रोवायरल जो चिकित्सा है जो एंटी रोट्रोवायरल चिकित्सा प्राप्त करने वाले सभी 90% लोगों में वायरल का रोकथाम होगा। 90:90:90। अब क्षय रोग अर्थात टीबी के नए स्पुटन पॉजिटिव रोगियों में 85% से अधिक की इलाज दर को प्राप्त करना, मतलब जितने रोगी हैं उसमें 85% से अधिक का इलाज हो। नए मामलों में कमी लाना, वर्ष 2025 तक इसे समाप्त किया जा सके। पूछेगा कि टीबी को कब तक समाप्त करने का, जो हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 आई है, तो वर्ष 2025 तक टीबी को समूल रूप से खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। 2025 तक दृष्टिहीनता की व्यापकता को घटाकर 0.25/1000 करना तथा रोगियों की संख्या को वर्तमान स्तर से घटाकर 1/3 करना। जितने रोगी हैं दृष्टिहीन के, उसको वर्तमान जो संख्या है उससे घटाकर 1/3 कर देना। जैसे 30 है तो 10 कर देना। हृदय वाहिका रोग, कैंसर, मधुमेह या सांस के पुराने रोगों से होने वाली अकाल मृत्यु को वर्ष 2025 तक घटाकर 25 तक कर देना है। 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग मौजूदा स्तरों से 50% तक बढ़ाना। प्रसव पूर्व देखभाल कवरेज 90% से ऊपर और जन्म के समय कुशल उपस्थिति 2025 तक 90% से अधिक हो। मतलब जो जन्म के समय चीजें होती है, कुशल उपस्थिति, कुशल प्रसव कितना हो? 90% से ज्यादा हो। 2025 तक 1 वर्ष की आयु के नवजात शिशु 90% से अधिक पूरी तरह से प्रतिरक्षित हो, मतलब उनका टीकाकरण हो जाए। 2025 तक राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तर पर 90% से ऊपर परिवार नियोजन की आवश्यकता को पूरा करना। घरेलू स्तर पर ज्ञात उच्च रक्तचाप तथा मधुमेह से ग्रस्त लोगों को 2025 तक 80% नियंत्रित रोग की स्थिति में लाना। आगे
जो वर्तमान तंबाकू के उपयोग को 2020 तक 15% और 2025 तक 30% तक घटाना। जो वर्तमान में तंबाकू का उपयोग है 2025 तक कितना कम कर देना है, 30% तक। 2025 तक 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में स्टंट करने के प्रचलन में 40% की कमी करना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017, ये तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ देगा स्टंट को कितना करना है, 40% तक कम करने का प्रयास किया जाएगा। 2020 तक सभी के लिए सुरक्षित पानी, कब तक पानी की व्यवस्था, 2020 तक सुरक्षित पानी, स्वच्छता तक पहुंच की सुविधा उपलब्ध कराना। 2020 तक 334 प्रति लाख कृषि श्रमिकों की व्यवसाय संबंधी चोटों को वर्तमान स्तर से आधा करना। 2020 तक राज्य के स्वास्थ्य व्यय को राज्य बजट में 8% तक बढ़ाना। 2025 तक भयावह स्वास्थ्य व्यय का सामना करने वाले परिवारों के अनुपात में वर्तमान स्तरों से 25% तक की कमी लाना। 2020 तक उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड IPHS का फुल फॉर्म भी पूछ देगा। IPHS का फुल फॉर्म इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के मानकों के अनुसार पैरामेडिक्स और डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। 2025 तक उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवकों की IPHS मानदंड के अनुसार उपलब्धता सुनिश्चित करना। जो इसके मानदंड है, कितनी जनसंख्या पर कितने डॉक्टर होने चाहिए, 2025 तक इसको हम लोग सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। प्राथमिकता वाले जिलों में मानदंडों के अनुसार प्राथमिक और माध्यमिक देखभाल सुविधा स्थापित करना, उपलब्ध कराना। 2020 तक स्वास्थ्य प्रणाली के घटकों पर शून्यता के लिए जिला स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस को सुनिश्चित करना। लेकिन महत्वपूर्ण है, एंजाइम शरीर में लगातार होने वाले जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में सहायता करती है, इसलिए इसे जीव रासायनिक उत्प्रेरक भी कहते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। कुछ एंजाइम RNA के बने होते हैं जिन्हें राइबोजाइम्स कहते हैं। जो एंजाइम RNA के बने होते हैं उनको राइबोजाइम्स कहते हैं। प्रोटीन प्रोटीएस, पेप्सिन और ट्रिप्सिन एंजाइमों की क्रिया से पचते हैं, जबकि वसा का पाचन लाइपेज में होता है। वसा का पाचन कहाँ होता है, लाइपेज द्वारा होता है। एंजाइम की मूल प्रवृत्ति प्रोटीन होती है। कुछ एंजाइम संयुग्मी प्रोटीन भी होते हैं जिनमें नॉन प्रोटीन भाग को प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं। प्रोटीन के प्रमुख सोर्स क्या हैं, दूध, दाल, अंडा, अंडे की जर्दी, मांस, मछली, बादाम, पनीर आदि है। सोयाबीन व मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। प्रश्न में पूछेगा कि सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा किसमें पाई जाती है, तो सोयाबीन और मूंगफली में। दालों में प्रोटीन की प्रतिशतता 20 से 25% तक होती है। यह प्रोटीन का मुख्य सोर्स है। ये रही बात एंजाइम की। आगे बात करते हैं हम कैपुट सुक्सेडेनियम। ये क्या होता है, कैपुट सुक्सेडेनियम प्रसव के तुरंत बाद नवजात शिशु के सूजन या एडिमा को संदर्भित करता है। यह शिशु के सिर पर एक गांठ के रूप में दिखाई देता है। शिशु के सिर पर एक गांठ के रूप में दिखाई देने वाले को क्या कहते हैं, कैपुट सुक्सेडेनियम कहते हैं। प्रसव के दौरान फैली हुई गर्भाशय ग्रीभाव या योनि से लंबे समय तक दबाव के कारण यह स्थिति होती है। जन्म के 24 घंटे के बाद यह तुरंत लुप्त हो जाता है। सिर पर इसकी स्थिति हमें प्रसवपूर्ण शिशु की स्थिति एवं प्रसूति के बारे में सूचना प्रदान करती है। आगे पोषण से संबंधित हम कुछ चीजों को ध्यान में रखकर देखेंगे। पोषण से संबंधित जानकारी हमारी क्या क्या है। प्रत्येक वर्ष 1 सितंबर से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह पूछे जाने की संभावना इसलिए है, यह परीक्षा सितंबर में हो रही है। तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से कब मनाया जाता है, 1 सितंबर से 7 सितंबर तक। राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान संस्थान कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान संस्थान कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2021 की क्या थीम थी, फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट। गाय के दूध में पीला सफेद रंग केसिन एवं केराटिन की उपस्थिति के कारण होता है। गाय का जो दूध होता है उसमें पीला और सफेद रंग किसके कारण होता है, पीला केसिन के कारण और सफेद केराटिन की उपस्थिति के कारण होता है। विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। विटामिन शब्द का प्रतिपादन फेंक ने किया था। विटामिन शब्द किसकी देन है, फेंक की देन है। विटामिन A, B, C की कमी से क्रमशः रतौंधी, बेरी स्कर्वी रोग होता है। विटामिन A की कमी से क्या होता है, रतौंधी, B की कमी से बेरी और C की कमी से स्कर्वी रोग होता है। राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 की 116 देशों की सूची में भारत का स्थान 101वां है, जबकि वर्ष 2020 में 64वें स्थान पर था। मतलब भारत में जो स्थिति है वह दिनोत्तर घटती नजर आ रही है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक की गणना में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों
के संदर्भ में 4 संकेत को लिया जाता है। अल्प पोषण, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग एवं बाल मृत्यु दर के आधार पर वैश्विक भूखमरी सूचकांक को जारी किया जाता है। आगे, अल्प पोषण संबंधी डेटा उपलब्ध कराने वाली संस्था का नाम खाद्य एवं कृषि संगठन है। अल्प पोषण संबंधी डेटा उपलब्ध कराने वाली संस्था का नाम क्या है? FAO। FAO का पूरा नाम क्या है? खाद्य एवं कृषि संगठन। मुख्यालय कहाँ है? रोम में। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। बच्चों की वेस्टिंग एवं स्टंटिंग संबंधी डेटा यूनिसेफ, WHO एवं विश्व बैंक जैसी संस्थाएं उपलब्ध कराती हैं। कोविड-19 के दौरान खाद्य सुरक्षा से संबंधित भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं कौन थी? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसका नाम PMGKAY था, एवं आत्मनिर्भर भारत योजना बड़े पैमाने पर संचालित की गई थी। कोविड-19 के दौरान अन्न मुहैया कराने के लिए, भोजन मुहैया कराने के लिए भारत सरकार की कौन सी योजना थी? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एवं आत्मनिर्भर योजना। पोषण अभियान को वर्ष 2018 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। पोषण अभियान को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 में प्रारंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य था स्टंटिंग, अल्प पोषण एवं एनीमिया को कम करना। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 1 जनवरी 2017 से देश के सभी जिलों में लागू की गई है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना किस मंत्रालय की है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की है। कब प्रारंभ की गई है? 1 जनवरी 2017 से देश के सभी जिलों में। आगे, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को उपलब्ध कराने वाली 6 सेवाओं का समूह है। यह योजना 2 अक्टूबर 1975 को शुरू की गई थी। एकीकृत बाल विकास सेवा कितनी योजनाओं को? 6 योजनाएं इसमें समाहित हैं। 2 अक्टूबर 1975 को प्रारंभ हुआ था। इसके साथ ही बच्चे को जन्म के समय पोलियो, BCG का टीका लगाया जाता है। DPT की पहली वर्धक खुराक 2 वर्ष व दूसरी वर्धक खुराक 5 से 6 वर्ष में दी जाती है। अब बात करेंगे हम लोग कोरोना वायरस। कोरोना वायरस भी चर्चा में रहा, इससे भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। कोरोना वायरस यह एक विशिष्ट वायरस परिवार से संबंधित है। इस परिवार के वायरस कुछ सामान्य रोगों जैसे सर्दी, जुकाम, कुछ गंभीर रोगों जैसे श्वसन एवं रोगों का कारण बनते हैं। दिसंबर 2021 में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अनेक देशों में अपना संक्रमण फैला चुका है। कोरोना वायरस के कौन कौन से प्रकार हैं? कोरोना वायरस के सामान्य और विशिष्ट प्रकार होते हैं। कौन कौन से सामान्य प्रकार में? 229E अल्फा कोरोना वायरस, NL63 अल्फा कोरोना वायरस, OC43 बीटा कोरोना वायरस और HKU1 बीटा कोरोना वायरस है। आगे जो विशिष्ट प्रकार है कोरोना का, उसको देखते हैं। कोरोना का विशिष्ट प्रकार क्या है? कोरोना वायरस सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सर्वप्रथम 2002 में दक्षिण चीन के ग्वांगझोंग प्रांत में इन्फ्लुएंजा, बुखार, घबराहट, वात रोग, दस्त, सिरदर्द एवं कंपन जैसी समस्याएं पाई जाती थी। कोरोना वायरस के लक्षण क्या है? WHO के अनुसार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। WHO के अनुसार वायरस के सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी और सांस की तकलीफ जैसी शारीरिक समस्याएं शामिल हैं। वहीं गंभीर संक्रमण में निमोनिया, किडनी का फेल होना और मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती थी। आपने देखा कि कोरोना में क्या हो जाता था? शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती थी और जिसका इम्यूनो सिस्टम थोड़ा सा कमजोर रहता था उसको वो ग्रसित करता था और मृत्यु का कारण भी यह हमारा वायरस बनता था। बात करते हैं विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2021 की। विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2021 आया था, इसमें क्या क्या प्रमुख चीजें हैं इसको देखते हैं। 14 अप्रैल 2021 को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNPFA ने माई बॉडी इज माई ओन शीर्षक से विश्व जनसंख्या रिपोर्ट जारी किया है। जो 2021 में विश्व जनसंख्या रिपोर्ट जारी किया गया है उसका शीर्षक क्या है? माई बॉडी इज माई ओन, मतलब हमारा शरीर हमारा ही है। जनसंख्या रिपोर्ट जारी किया गया है। पहली बार संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने शारीरिक स्वायत्तता पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसे हिंसा के डर के बिना आपके शरीर के विषय में या और के लिए निर्णय लेने की शक्ति तथा एजेंसी के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या हैं? महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं? आइए बात करते हैं। इस दैहिक स्वायत्तता का सिद्धांत क्या होता है? इस सिद्धांत के अनुसार बच्चों सहित प्रत्येक मानव को अपने शरीर पर स्वतंत्र आत्मनिर्णय लेने का अधिकार है। यह एक असंबद्ध शारीरिक घुसपैठ को मानवाधिकार का उल्लंघन मानता है।
हालांकि इस सिद्धांत को पारंपरिक रूप से यातना, अमानवीय उपचार और जबरन नजरबंद करने जैसी प्रथाओं के परिदृश्य में लाया गया है। दैहिक अखंडता के मानव अधिकारों के उल्लंघन की एक विस्तृत श्रृंखला पर लागू होने की क्षमता है, जो बच्चों के नागरिक अधिकारों को भी प्रभावित करती है। इसकी परिधि में विकलांगों के आत्मनिर्णय का अधिकार, हिंसा से मुक्ति और संतोषजनक यौन जीवन जीने का आनंद शामिल है। इसमें क्या क्या है इसकी परिधि में, कि विकलांगों के आत्मनिर्णय का अधिकार है, हिंसा से मुक्ति और संतोषजनक यौन जीवन का आनंद शामिल है। उदाहरण के लिए क्या क्या है, महिला जन्नांग विकृति, गर्भनिरोधक विकल्पों का अभाव अनचाहे गर्भाधारण को बढ़ावा देता है। घर और भोजन के बदले अवांछित सेक्स, असामान्य यौन झुकाव और लिंग पहचान वाले व्यक्ति संबंधित हमलों या अपमान से डरते हैं। वैश्विक परिप्रेक्ष्य इसका क्या है, स्वयं के शरीर के विषय में निर्णय लेने का अधिकार। 57 विकासशील देशों की लगभग आधी महिलाओं को अपने शरीर के विषय में निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। जो 57 विकासशील देश हैं उनमें जो महिलाएं हैं उनको अपने शरीर के बारे में निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, जिसमें गर्भ निरोधक का उपयोग करना, स्वास्थ्य देखभाल की मांग करना, यहाँ तक कि अपनी काम वासना के संबंध में स्वयं निर्णय नहीं ले पाते हैं। केवल देश हैं वो कानूनी रूप से अपने यहाँ गर्भ निरोधक के लिए पूर्ण और समान पहुंच सुनिश्चित करते हैं। कोविड-19 का प्रभाव क्या हुआ था, महिलाओं को पूरे विश्व में शारीरिक स्वायत्तता के मौलिक अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। कोविड-19 महामारी ने इसमें और वृद्धि की है। जो कोविड-19 महामारी है उसमें इन जो कुप्रथाएं हैं उनमें और वृद्धि देखी गई है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्या बातें हैं, भारत में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 आया वर्ष 2015-16 के अनुसार। इसमें क्या बातें की गई हैं, स्वास्थ्य देखभाल, वर्तमान में केवल 12% विवाहित महिलाएं 15 से 49 वर्ष की आयु ही स्वतंत्र रूप से अपनी स्वास्थ्य सेवा के विषय में निर्णय ले पाती हैं। आगे जो 63% विवाहित महिलाएं अपने जीवन साथी के साथ परामर्श कर निर्णय लेती हैं। 23% महिलाएं जीवन साथी मुख्य रूप से उनकी स्वास्थ्य देखभाल के विषय में निर्णय लेती हैं। गर्भ निरोधक के मामले में क्या मामला है, वर्तमान में केवल 8% विवाहित महिलाएं ही स्वतंत्र रूप से गर्भ निरोधक के उपयोग पर निर्णय ले पाती है। 83% महिलाएं अपने पति के साथ संयुक्त रूप से निर्णय लेती हैं। महिलाओं की गर्भ निरोधक के उपयोग के विषय में दी गई जानकारी भी सीमित है। गर्भ निरोधक का उपयोग करने वाली केवल 47% महिलाओं को इस विधि के दुष्प्रभावों के विषय में जानकारी दी गई है। 54% महिलाओं को अन्य गर्भ निरोधकों के विषय में जानकारी प्रदान की गई है। महिलाओं से संबंधित NFHS 5 के कुछ आंकड़े इसी से संबंधित है। महिलाओं से संबंधित NFHS के प्रमुख आंकड़े, गर्भ निरोधक, अंततः गर्भ निरोधक प्रसार दर भारत के अधिकांश राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ा है। हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा गर्भ निरोधक का प्रयोग होता है। हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल में। घरेलू हिंसा, इसमें आमतौर पर अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गिरावट दर्ज की गई है। घरेलू हिंसा में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि इनमें 5 राज्यों सिक्किम, महाराष्ट्र, हिमाचल, असम और कर्नाटक में वृद्धि देखने को मिली है। औसत दर्जे पर गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन जो ये हमारे 5 राज्य हैं सिक्किम, महाराष्ट्र, हिमाचल, असम और कर्नाटक में घरेलू हिंसा में वृद्धि देखने को मिली है। बिहार में NFHS 4 के 75.2% के मुकाबले में NFHS 5 में 86.5% की अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई है। बिहार में सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई है। नागालैंड में लगभग 99% और मिजोरम में 98.8% महिलाएं घरेलू निर्णय लेने में भाग लेती है। मतलब घरेलू निर्णय में सबसे ज्यादा कहाँ की महिलाएं भाग लेती है, नागालैंड की सर्वाधिक, उसके बाद मिजोरम का नंबर आता है। 5% की गिरावट के साथ लद्दाख और सिक्किम में सबसे अधिक कमी दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा नागालैंड और मिजोरम की महिलाएं निर्णय लेती हैं और सबसे कम गिरावट कहाँ आई, सबसे ज्यादा गिरावट कहाँ आई है, लद्दाख और सिक्किम में। वहां की महिलाएं अपना निर्णय नहीं ले पाती है, ये हमारी रिपोर्ट कहती है, 5वीं रिपोर्ट। अगला हमारा जो टॉपिक है, रोग और कवक। एक तरफ रोग लिखा गया है और दूसरे तरफ कवक। यह रोग किस कवक से होता है, इसकी बात की जा रही है। देखिए ये हमारा है, तो दमा एस्परजिकल फ्यूमिगेट से होता है, एथलीट फुट टीनिया पेडिस से होता है, खास एकेरस एस्केबिस से होता है, गंजापन टीनिया कैपिटिस से होता है, दाद टाइकोफाइटान लेस्कोसाई से होता है, और जो गन्ने का लाल रंग होता है वो कालेटो ट्राइकम अपक्षय रोग है। ठीक, अब बात करते हैं अंग्रेजी में क्या कहते हैं बैक्टीरिया। इसकी खोज 1683 में की गई थी। हाईलैंड के
एंटोनिवान लीवेनहाक ने की थी। पूछेगा कि जीवाणु की खोज कब की गई थी, तो वर्ष 1683 में। कौन किया था, तो हाईलैंड के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एंटोनिवान लीवेनहाक। इन्हें जीवाणु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। एहरेनबर्ग ने 1829 ईस्वी में इन्हें जीवाणु नाम दिया। दो प्रश्न आते हैं, जीवाणु की खोज किसने की, तो जीवाणु की खोज किसने की, लीवेनहाक ने की। कहाँ के थे, हाईलैंड के थे। इन्हें जीवाणु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। एहरेनबर्ग ने जीवाणु शब्द का नाम दिया, कब दिया, 1829 में। अगला 1843 से 1910 ईस्वी में रॉबर्ट कोच ने कालरा तथा तपेदिक के जीवाणुओं की खोज की तथा रोग का जन्म सिद्धांत बनाया। रॉबर्ट कोच ने 1843 से 1910 ईस्वी में कालरा और तपेदिक के जीवाणुओं की खोज की और उनके रोग का जन्म सिद्धांत बताया। 1812 से 1892 में लुई पाश्चर ने रेबीज का टीका, दूध के पाश्चराइजेशन की खोज की। जो दूध का पाश्चराइजेशन होता है उसकी खोज किसने की, लुई पाश्चर ने की। रेबीज का टीका किसने बनाया, लुईस पाश्चर ने बनाया। अब बात करते हैं विषाणु का। विषाणु की खोज किसने की, रूस के वैज्ञानिक कार्ल इवानोव्स्की ने 1892 में की। विषाणु की खोज किसने की, जीवाणु की खोज हाईलैंड के वैज्ञानिक थे, तो विषाणु की खोज रूस के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कार्ल इवानोव्स्की, 1892 में किया। वाणु तंबाकू के मोज़ेक रोग पर खोज के समय इनकी प्रकृति सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की होती है। इसी कारण इन्हें सजीव और निर्जीव की चिन्ह कड़ी भी कहा जाता है। आगे, विषाणु के निर्जीव होने के क्या क्या लक्षण है और सजीव के क्या क्या लक्षण है। जो विषाणु के निर्जीव होने के लक्षण है, ये कोसा रूप में नहीं होते हैं। इनको क्रिस्टल बनाकर निर्जीव पदार्थ की भांति बोतलों में भरकर वर्षों तक रखा जा सकता है। सजीव के लक्षण क्या क्या होते हैं, इनके न्यूक्लिक अम्ल का द्विगुणन होता है। न्यूक्लिक अम्ल का द्विगुणन होता है। किसी जीवित कोशिका में पहुंचते ही ये सक्रिय हो जाते हैं और एंजाइमों का संश्लेषण करने लगते हैं। परपोषी प्रकृति के अनुसार विषाणु 3 प्रकार के होते हैं। विषाणु कितने प्रकार के होते हैं, तो परपोषी प्रकृति के अनुसार विषाणु 3 प्रकार के होते हैं। पादप विषाणु, इनका न्यूक्लिक अम्ल में आरएनए होता है। जंतु विषाणु, इनमें डीएनए या कभी कभी आरएनए भी पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी, ये 5 केवल जीवाणुओं पर आश्रित होते हैं। जीवाणुओं को मार डालते हैं। इनमें डीएनए पाया जाता है, जैसे टी2 फेज। पूछेगा कि टी2 फेज क्या है, तो बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी है। जिस जीवाणु में आरएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है उन्हें रेट्रो विषाणु कहते हैं। रेट्रो विषाणु किसे कहते हैं, ऑप्शन दे देगा कि उस विषाणु को जिसमें आरएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है। ये रही आज की हमारी कक्षा। इसमें हमने महत्वपूर्ण 15 से ज्यादा विषयों को देखा। अगर परीक्षा की दृष्टि से प्रश्नों को देखा जाए तो इसमें 100 से ज्यादा प्रश्न हैं। ध्यान से पढ़िएगा। जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 है, जनसंख्या रिपोर्ट है, विषाणु है, जीवाणु है, खोज किसने की, उसके बाद जो चीजें इसमें बताई गई बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया इसको ध्यान से पढ़िए, बार बार पढ़िएगा। अभी समय है, 1-2 दिन में आपने सिलेबस को पढ़ा ही है, प्रैक्टिस सेट को भी पढ़ा है, सॉल्व भी कर रहे हैं। अभी 1-2 दिन और सॉल्व करेंगे। एक और मैराथन क्लास आएगी, उसमें बचे हुए जो विभिन्न टॉपिक होते हैं जो एक साथ नहीं मिल पाते हैं, उनको एक साथ लाकर आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। आप लोग को यह कक्षा कैसी लगती है, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।